हम बहुत गरीब लोग थे। भगवान ने हमें एक साथ 7 बच्चों का माँ बाप बनाया था। मैं जब घर आती तो मेरा पत्नी मुझे 1000 रुपए देती, पर मैं देखता कि मेरी बीवी के जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे होते। एक दिन मैं घर में ही छुप गया, ये देख सकूं कि मेरी बीवी सारा दिन क्या करती है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी तो रोज़ाना 4-4। मेरा नाम मानी था। हम गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। उसका नाम अंकुशा था। एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम भी बहुत अमीर नहीं, पर हमारे पास थोड़ी ज़मीनें थी। हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाइयों की शादी को 2 से 4 साल गुजर चुके थे और उन दोनों के वहाँ औलाद नहीं थी। मेरी माँ का हुक्म चलता था। घर पर वह पोते की शक्ल देखने के लिए बेचैन थी, पर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। वह मेरे दोनों भाइयों की बीवियों को खूब बातें सुनाती, उनका जीना हराम कर रखती थी। मेरी माँ कहती यह हम लोगों का ख़ानदानी मसला है, लेकिन फिर भी ये अपना गुस्सा हमारे घर की बहू के ऊपर ही निकालती। अपनी दोनों बहुओं को बहुत सलीका सिखाती। वे दोनों बड़े घर की बेटियां थीं, लेकिन मैंने एक गरीब घर की बेटी को पसंद करके लाया था। मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से अंकुशा के बारे में बात की। मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है उससे शादी करने की, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ की दुखती रख क्या है। मैंने कहा कि मैंने जिस लड़की को पसंद किया है उसके ख़ानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं, और वह भी शादी के पहले ही साल। अंकुशा ने अपने ही 5 भाई थे और वह इकलौती बहन थी। मेरी माँ को मैंने किसी तरह अपनी बातों में लगाया और अंकुशा से शादी कर ली और मेरे घर आ गई। मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे साथ भी वही हुआ जो मेरे भाइयों के साथ हो रहा था। शादी के 2 साल बाद तक कोई औलाद नहीं हुई। अब मेरी माँ ने अंकुशा को भी तंग करना शुरू कर दिया, और अंकुशा तो बहुत ज़्यादा बातें सुनाया करती थी क्योंकि मैं उससे अपनी मर्ज़ी से पसंद करके लाया था। वह दिन भर मेरी माँ की बातें सुनती रहती, तो मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। एक दिन मैंने अपनी माँ से बात करने का सोच लिया और मेरी माँ इतना गुस्सा हो गई कि मुझे घर से निकाल जाने को कह दिया। मैं भी बहुत गुस्से में आ गया और मैं कह दिया कि ठीक है, हम उस घर से चले जाएंगे। मैं अंकुशा को लेकर घर से निकल तो गया, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास घर का कोई सामान था, ना ही किचन का सामान था। बस कुछ पैसे मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। गांव में बहुत दूर सुनसान इलाके में एक घर था जिसका मालिक कोई सालों से गांव नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए उस घर का ताला तोड़ दिया और कहा जब तक उस घर का मालिक नहीं आता तुम लोग यहाँ ही रहो, फिर बाद में कोई इंतज़ाम कर लेंगे। उस घर में कुछ सामान भी मौजूद था। अंकुशा ने घर साफ़ किया और मुझे मेरे दोस्तों ने मजदूरी का काम बताया। मैं यह काम करने को राज़ी हो गया। जब से हम उस घर में आए थे अंकुशा खामोश थी, पर बोलती तो सिर्फ इतना ही, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। मेरी पत्नी ने उस घर में से चीज़ें जमा करके उस मकान को घर जैसा बना दिया। 1 माह के बाद हमें खुशखबरी मिली कि मेरी पत्नी उम्मीद से है। हम बहुत खुश हुए। 7 माह प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया कि मेरी पत्नी के पेट में एक साथ 7 बच्चों की पैदाइश होनी है। इस बात से हमें थोड़ी परेशानी हो गई कि सब ठीक हो जाए। गांव के सारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और भगवान ने हमें एक साथ 7 बेटों से हमारा घर भर दिया। हम दोनों बहुत खुश थे, पर दिल में 1000 फिक्रें थी कि एक साथ इतने सारे बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करेंगे। मेरी नौकरी से जो मुझे पैसे मिलते थे वे बहुत कम थे। फिर से दोस्त काम आए, पर वह भी कब तक करते। किस तरह गिरते पड़ते 3 माह का वक्त निकल गया। अंकुशा की तबीयत अब संभलने लगी, पर अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। घर में खाने को कुछ ना होता। एक दिन मेरी माँ दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों को लेकर हमारे घर अचानक आ गई। मैंने अचानक उन सबको देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ ने मेरे बच्चों को प्यार किया, उनके लिए कपड़े, दूध, खिलौने, अंकुशा के लिए कपड़े और हमारे लिए खाने भी बना कर लाई। हमने बहुत अरसे बाद भरपेट खाना खाया। बच्चों ने भी दूध पिया और सब उनसे प्यार करने लगे।
मैं खुश था कि चलो बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, पर फिर मेरी माँ ने एक अजीब बात कह डाली। अब तुम दोनों घर वापस जाओ। मेरा तो दिल फटा जा रहा था। तुम लोगों को इस खंडर में रहते हुए देखकर अपने घर आ जाओ, वहाँ सुकून से रहो। बस अब तुम लोगों को अपने लिए वहाँ एक और कमरा बनाना होगा, जगह कम ना हो। और एक काम ये भी करना कि अपने 2 बेटे अपने दोनों भाइयों को लिख कर दे दो, 3 बेटे खुद रख लो। वैसे भी अकेले 7 बच्चों को कैसे पाल पाओगे, इस तरह सबको औलाद मिल जाएगी। मैं और अंकुशा दोनों हैरान रह गए। मम्मी, यूँ भी तो हमारे बच्चे सबके ही हैं, चाचू बाप जैसा और चाची माँ जैसी होती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रही हूँ, बाकायदा लिख कर देना होगा। मेरी मम्मी ने तो अपना फैसला ही सुना दिया, जैसे वह यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी। मैं भी हैरान होकर बोली। अंकुशा उनको लाई हुई चीज़ें उनके सामने रखी और कहा, मैंने 9 महीने जो तकलीफ़ काटी है उसका 1 घंटा भी आपने नहीं गुजारा। जब मैं तकलीफ़ में थी तब आप लोग क्यों नहीं आए मेरी मदद करने? आप अपने मतलब को आ गए। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। औलाद कोई बांटने की चीज़ नहीं होती। चले जाएं यहाँ से। हम जिस हाल में भी हैं यह हमारा मसला है, आपका नहीं। सच कहूँ तो अंकुशा मेरे दिल की बात कह दी। मेरी माँ ने हमें फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि उस बार तो बाकायदा बद्दुआएं दी कि कभी सुकून से नहीं रहोगे, और वह लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं और अंकुशा बहुत परेशान थे, क्योंकि सच तो ये था कि हमसे 7 बच्चों का खर्चा उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन वह बात मेरे दिमाग में हरगिज़ नहीं आ रही थी जो मेरी माँ करके गई। मैं अपनी औलाद को किसी को नहीं दे सकता। मैंने अंकुशा को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत करूँगा। उनसे भी कहा कि मैं भी गांव में कोई काम तलाश करूँगी, कोई ऐसा काम जो घर बैठे कर सकूं, चाहे उसे किसी के जूते ही क्यों ना बनाने पड़े। अगले दिन अंकुशा ने मुझसे कुछ बीज मंगवाए और कहा कि घर के सामने जो थोड़ी ज़मीन पड़ी है उसमें हमें कुछ सब्जियां उगवानी चाहिए, ताकि घर में हर वक्त खाने को कुछ न कुछ तो मौजूद हो। अंकुशा सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन साफ कर रही थी तो उसने मिट्टी में दबा हुआ एक मटका मिला। उसने उसे बाहर निकाला, उसको धोया और उसमें पानी डाल कर रख दिया। वैसे भी उस घर में बर्तनों की कमी थी और पानी डालने के लिए इतना बड़ा बर्तन मिल जाना एक बहुत अच्छी बात थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने अपने घर में नई नई चीज़ें देखना शुरू कर दी। मैंने अंकुशा से कहा कि उन चीज़ों को खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसने कहा कि मैंने गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं और मशीनें भी मुझे एक औरत ने हमदर्दी के तहत दी हैं। एक दिन अंकुशा बैठने लगी तो उसके मुंह से आह की आवाज़ निकल गई। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हें दर्द है? तो कहने लगी, हाँ मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। जबकि मैंने देखा उसकी टांग पर एक जख्म लगा हुआ था। अंकुशा के पास हमेशा पैसे होते थे और पैसों से हमारे बच्चों के लिए चीज़ें खरीद कर लाती, लेकिन साथ ये भी देख रहा था कि वह रोज़ ही बीमार होती। रोज़ उसके जिस्म पर कोई ना कोई जख्म लगा होता, जैसे वह मुझसे छुपा रही होती। साथ में यह भी जानता था कि हम जिस घर में रहते हैं वह गांव से बहुत दूर था और इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर उस गांव में इतनी दूर तो औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने कैसे आ सकती? घर में तो कोई मशीन भी नहीं दिखी, लेकिन वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा अंकुशा को ज़मीन पर पड़े देखा। वे बेहोश हो गई थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उसे जगाया, उसके मुंह पर पानी की छींटे मारी और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। मैंने उसे कहा कि अंकुशा, उस घर में तो सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसने मुझे हैरान होकर देखा और यह कहकर सो गई कि मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे अंकुशा पर शक हो गया। क्या अगर गरीबी से और गुर्बत से तंग आकर किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई? एक दिन मैंने उसे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ही छुप गया। अंकुशा इस बात से बेखबर थी कि मैं घर में छुपा हुआ हूँ। मैं उस पर नज़र रख रहा था। उसने हमारे बच्चे को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदले और उन सब को सुलाकर अपने काम में लग गई। फिर मैंने उसे एक निहायत ही अजीब हरकत करते हुए देखा। मैंने देखा उसने उस मटके को अपने सामने रखा
और अपने एक हाथ में छुरी लिए उस मटके के सामने बैठ गई। अंकुशा मटके के सामने बैठकर सब्जी काट रही थी कि सब्जी काटते हुए अचानक उसकी उंगली कट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। काम करते हुए अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा अंकुशा एक छोटे टेबल के ऊपर चढ़ी जिसको पानी का घड़ा रखने के लिए बनाया गया था, और उसने वहां से छलांग मार दी। फिर ज़मीन पर गिरी। उसके पैर में भी चोट लगी और कोहनियों पर भी वह दर्द से कराने लगी और कुछ देर ज़मीन पर पड़ी रही। फिर बहुत मुश्किल से उठी और जाकर मटके में हाथ डाला तो उसने हाथ में कुछ नोट आ गए। मैं हैरान ऊपर से परेशान रह गया और फ़ौरन उसके सामने आ गया। वह मुझे बुरी तरह देखकर डर गई। मैं भी उसे देखकर बहुत हैरान था। मैंने उसे कहा कि मैं सब देख चुका हूँ, ये तुमने आज जो भी किया। उसने फ़ौरन जाकर घर के अंदर बंद कर दिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए और मुझे चुप रहने को कहा। उसने मुझे एक तरफ बिठाया और बताया, मुझे यह मटका बाहर ज़मीन से मिला था। मुझे लगा ये आम मटका है, उसके लिए मैंने उसमें पानी डाल कर रख लिया। लेकिन एक दिन उस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए। मैं हैरान परेशान रह गई। फिर मैंने अपना हाथ दीवार पर मारा। उस मटके में से कुछ और नोट बाहर निकले। मैं उसके सामने खुद पर जितनी ज़ोर से वार करती उतने ही पैसे बाहर गिर जाते। ज़रूरी कोई जादुई मटका है। कुछ दिन से मैं खुद को मार रही हूँ और उसमें से पैसे निकाल रही हूँ। अपनी पत्नी को देखकर हैरान था। मैं झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं देख चुका था ये सब कैसे हो रहा था। मैंने 2 पल उस मटके की तरफ देखा और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर जोर से वार किया। उस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए। घर में हंसने लगा कि ये हमारे हाथ खजाना लग गया। मैं हंसने लगा कि ये तो हमारे हाथ खजाना लग गया है। पत्नी 1 हफ्ते से ये सब कर रही थी। उसने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए थे जो मुझे दिखाए। मेरी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है ये मटका उन्हीं लोगों का है जो उस घर में रहते थे। अगले दिन मैं उस घर के रहने वाले सदस्यों के हवाले से कोई मालूमात हासिल करने अपने उसी दोस्त के पास गया जो बताया था कि उस घर में जो लोग रहते हैं वे तकरीबन 3040 साल से वापस नहीं आए, ना ही उनकी कोई औलाद घर में आई। कहा जाता है कि यहाँ जो लोग रहते थे वे थोड़े पागल थे। वे अपने ही घर में मुर्दा हालात में रहते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं उस घर में थोड़ी मरम्मत करवाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। उस घर के हवाले से अगर कोई पूछने आया तो वह गांव का पटवारी होगा, उसे कुछ दे देकर चुप करवा देना। जो काम मेरी पत्नी 1 हफ्ते से कर रही थी वे मैंने भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि हमने उस घर के लिए कुछ सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए कपड़े, दूध और ज़रूरतों की चीज़ें भी खरीदी। लेकिन हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई। हमारे जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे थे। हमें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत थी। मुझे खबर मिली कि गांव में कुश्ती हो रही है और वहां पर शहर का बहुत मशहूर पहलवान आ रहा है और जो भी उस पहलवान से लड़ेगा उसको बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि हमें वहां जाना चाहिए। उस पहलवान से लड़ाई करूंगा और मटका दौलत से बढ़ता जाएगा। मैं उससे जीत नहीं सकता था, लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक मार ज़रूर खा सकता था और इस तरह मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। हम दंगल देखने गए और मैंने उस पहलवान को ललकार दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। मुझे उस पहलवान ने बहुत मारा, मुझे उठा उठा कर ज़मीन पर मारा। मेरी पत्नी लोगों के बीच में बैठी थी और उसने मटके को एक काली बोरी में डाल रखा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे लोग उठाकर घर तक छोड़ कर गए, पर मैं खुश था क्योंकि वह मटका पैसों से भर चुका था। रात मेरी बहुत बुरी गुजरी। मैं रात भर दर्द से कर्रा रहा था। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस मटके को रख देंगे और फिर कभी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ दिन हम सिर्फ आराम करेंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमने घर को भी किसी तरह ठीक करवा लिया और अब घर घर की तरह लगने लगा था। मैंने गांव के पटवारी को इतने पैसे दे दिए कि उसने वह घर मेरे नाम लिख दिया कि घर भी मेरा हो गया और एक टांगा भी ले लिया
जिसको मैंने ठेके पर दे दिया। उस तांगे से भी रोज की आमदनी आने लगी। उसके अलावा मैंने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान भी बना ली, जिस पर मैं रोज बैठ जाता और वहां से भी कुछ आमदनी आ जाती। अब हमारे हालात अच्छे हो गए। सारा खानदान हमारे बारे में बात कर रहा था कि उनकी तो अचानक से लगता है लॉटरी निकल आई। किस्मत वाले थे उनके बेटे, बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान ने 7 बेटे दिए तो फिर उन 7 बेटों का ऋतक भी तो देना था। कहने को हमारे हालात ठीक जा रहे थे और अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दौलत का नशा ऐसा नशा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बार बार उस मटके को इस्तेमाल करते। हमारे पास बहुत दौलत आ गई। हमारे सारे छोटे छोटे ख्वाब जिनको हम कभी पूरा ना कर सकते थे, हम उनको पूरा कर चुके थे। लेकिन अब भी हमारा दिल नहीं भरा। हम रोज़ एक दूसरे से कहते कि दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आखिरी बार कर रहे हैं। लेकिन फिर अगले दिन हम उसे इस्तेमाल करते और दौलत जमा करके अपने पास रख लेते। हम पर ऐसा जुनून सवार हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा आदमी आया। मैं उस दिन घर पर ही मौजूद था। जब मैं घर से बाहर दरवाज़ा खोलने आया तो मैं लंगड़ा कर चल रहा था और मेरे सर पर पट्टी भी लगी थी और मैं उसको घर के अंदर ले आया। उसने घर को देखना शुरू कर दिया कि आपने इस घर को काफ़ी सही करवाया है, पर आप यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हो। तो मैंने उससे सारी बात बता दी और कहा कि घर हम मजबूरी में इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब मैं उस घर को अपना नाम लिखवा चुका हूँ। अगर आपको ये घर वापस चाहते हैं तो आपको मेरे साथ एक केस लड़ना होगा। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के केस 2040 साल तक चलते रहते हैं। आप उस घर को भूल जाएं। तो वह आदमी हंसा और कहने लगा कि मैं उस घर को मुफ्त में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ना लूँ तो उसके लिए केस लड़ना तो दूर की बात है। उस घर में मेरी कोई भी अच्छी याद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने महसूस किया कि उस घर में शायद कोई रह रहा है, इसलिए मैं देखने चला आया। बात करते करते उसकी नज़र उस मिट्टी के मटके पर पड़ गई और हैरान परेशान रह गया। वह आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और हम दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगा। मेरी पत्नी चाय लेकर आ रही थी, वह भी हैरान हो गई। वह आदमी इस तरह क्यों देख रहा है? तुम लोगों को कहाँ से मिला? क्या तुम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो? और हम उस आदमी के सामने बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो एक आम मिट्टी का मटका है जिसे हम पानी डालने के इस्तेमाल करते हैं। तो इस आदमी ने कहा, ये कोई आम मटका नहीं है बल्कि एक जादुई मटका है जो मेरे सारे खानदान को निगल गया। यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने बताया कि मैं और मेरा सारा खानदान इसी घर में रहता था। मेरे 2 बेटे थे, उनकी बीवियां थी, मेरी बीवी थी, मेरे पोता पोती भी थे। हमें यह मटका हमारी ज़मीन में दबा हुआ मिला। फिर हमें मालूम हुआ कि ये एक जादुई मटका है जिसके सामने खुद को तकलीफ़ पहुंचाई जाए तो यह उस तकलीफ़ के मुताबिक हमको रकम देता है। हम लोग भी बहुत गरीब थे पर उस मटके की मदद से अमीर हो गए। यह घर जो इतना बड़ा तुम लोग देख रहे हो, ये बड़ा घर नहीं था बल्कि मिट्टी की एक झोपड़ी की सूरत में हमने यहाँ बनवाया था। लेकिन फिर हमारे पास तो पैसे आ गए और हमने उसे एक घर की शक्ल दे दी। बाहर के आसपास की सारी ज़मीनें भी हमने ख़रीद ली और उस पर कृष्टकारी करने लगे। सभी अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाकर उससे रोज़ दौलत निकाल लेते। लेकिन फिर मेरे बेटों ने इस मटके को लेकर फूट पड़ गई। मेरे घर में लड़ाइयाँ रहने लगी। बीमारियों ने हमारे घर को देख लिया, लेकिन उन बीमारियों से बचने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और पैसे हासिल करने के लिए खुद को तकलीफ़ देनी पड़ती थी। हम सब लोग बहुत बीमार हो गए, ज़ख्मी रहने लगे। हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे हम इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती ज़िंदा लाशें हैं। जिस्मों पर ज़ख्म जो पहले ठीक ना होते और फिर हम दोबारा और ज़ख्म बना लेते। इसके पीछे मेरे दोनों बेटों ने आपस में लड़ाई की और एक दूसरे को जान से मार डाला। मेरी बहुएं विधवा हो गईं, उनके बच्चे यतीम। मेरी पत्नी अपने दोनों बच्चों की मौत देखकर पागल सी हो गई। मेरी बहू ने अपने बच्चे लेकर अपने घरों को वापस लौट गई और मैं अपनी पत्नी को लेकर उस घर को छोड़कर यहाँ से चला गया। मैंने उसके मटके को इसी जगह पर मिट्टी में दबा दिया जहाँ से ये मिला था। इस बात को भी 15 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी एक बेटी के घर रहता हूँ
यह मटका आपको दौलत तो देता है, लेकिन आपको इस दौलत को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक मालिक की तलाश में होता है और इस मालिक को दौलत के लिए इतना पागल बना देता है कि वह खुद ही अपनी जान ले लेता है और फिर किसी और मालिक की तलाश में निकल जाता है और यह किसी न किसी तरह मिल भी जाता है, जैसे पहले हमें मिला था और अब तुम लोगों को मिल गया है। इस आदमी ने हमारे बेटों की तरफ देखा तो उसने कहा कि तुम लोग क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? तुम लोग को भगवान ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अभी तुम लोग जवान हो, उस मटके को वापस ज़मीन में दबा दो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों ने शायद उसको तोड़ने की कोशिश भी ना की होगी कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की पर उसको तोड़ नहीं सकते। उसका यही हाल है कि उसको दबा दिया जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि वाकई हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं। अगर कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारे उन बच्चों का क्या होगा? हम लोगों की हालत बिल्कुल मरीजों जैसी हो गई, जो बेशक अपने कदमों पर चल रहे थे। तुम लोग उस घर में रहो, मुझे ये घर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। उस घर में ही रहो। तुम लोगों ने अपना कोई कारोबार बनाना है तो वह भी बनाओ, लेकिन उस मटके को दोबारा वापस दबा दो। वह आदमी हमें समझा कर चला गया और मैंने उस मटके को उठाया और उसे वापस दबा दिया, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। मैं हैरान परेशान रह गया कि यह अब भी यही सब करना चाहती है। तो उसने कहा कि इसको यहाँ नहीं बल्कि कहीं बहुत दूर दबा कर आएंगे, नहीं तो फिर उसकी तलाश में दोबारा निकल पड़ेंगे। और वह ठीक कह रही थी कि उसे कहीं बहुत दूर दबाना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया, उस मटके को बहुत दूर ले गया और बहुत गहराई के अंदर उसको दबा कर आ गया। अब हमारे पास किराने की दुकान भी है, एक सवारी भी और भगवान के दिए खूबसूरत बेटे भी। हमारे लिए हमारी औलाद ही हमारी दौलत है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।